पिछले वीडियो में हम लोग धातुओं की जल से अभिक्रिया, धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया और एक्वारेजिया मतलब अम्लराज के बारे में पढ़ चुके थे। अब अगली हेडिंग होगी हमारी धातुओं की धातु लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया। अगर धातु किसी धातु के लवण के विलयन से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। हमारी हेडिंग होगी धातुओं की धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया। दो अलग अलग धातुएं होंगी, एक धातु होगा दूसरा उस धातु का लवण होगा। तो यहाँ से हमारी हेडिंग एक बार और देखेंगे ध्यान से, धातुओं की धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया। याद करें, अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को अधिक अभिक्रियाशील धातु, यहाँ ऐड कर लें थोड़ा सा, अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था में विस्थापित कर देती है। मतलब अगर कोई धातु है उसकी क्रियाशीलता अधिक है और कोई एक और धातु है इसका एक यौगिक है, यौगिक का मतलब कोई उसका लवण है, उस लवण का विलयन हो या वह लवण गलित अवस्था में हो तो वह सक्रिय धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देगी। यदि धातु ए, मान लो समझने के लिए लिखा है, यदि धातु ए धातु बी को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है, धातु ए धातु बी को उसके लवण के विलयन से, उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है तो धातु ए धातु बी की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होगा। जैसे मान लो धातु ए प्लस बी धातु बी का लवण विलयन है तो क्या होगा कि धातु ए की अभिक्रियाशीलता अगर ज़्यादा है तो इस बी को ये हटाएगा और ए का लवण बनेगा। तो ए का लवण विलयन प्लस धातु बी अलग हो गया तो विस्थापन हो गया किसके द्वारा। देखो जहाँ पे बी है वहाँ पे कौन आ गया, ए। अगर एग्जाम्पल से समझें तो ये देखिए Fe प्लस CuSO4 क्या बना, FeSO4 प्लस Cu, ये रिएक्शन हो रहा है और Fe है कापर सल्फेट, ये लवण है कापर का, इससे कापर को विस्थापित कर दे रहा है। इससे पता चल रहा है कि Fe कापर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अगर इसी रिएक्शन को हम उल्टा लिखें Cu प्लस FeSO4 तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अतः क्या है कि Fe Cu से अधिक अभिक्रियाशील है या Cu Fe से कम क्रियाशील है। ये भी लिख सकते हैं Cu Fe से कम क्रियाशील है। ठीक है, अगली हेडिंग है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेडिंग। इसी सब रिएक्शन को देख करके, जैसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया धातुओं की, फिर धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया, फिर धातुओं की लवण के साथ अभिक्रिया, इसी अभिक्रिया को देख करके, इसी अभिक्रिया के बेस पर ये सक्रियता श्रेणी बनाई गई है। तो हमारी हेडिंग होगी सक्रियता श्रेणी। हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन हमेशा पूछता है और ये टेबल हमको बिल्कुल याद होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, इसी का एक और नाम है विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसी विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर ये सक्रियता श्रेणी बनी हुई है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे क्लास मतलब कि 12 में जाएंगे तब। पहले था हाई स्कूल में विद्युत रासायनिक श्रेणी, पूरा उसका मतलब प्रोसेस क्या था, कैसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन मतलब कि ऐड होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको यहाँ पे NCERT में बिल्कुल आपके लिए आसान कर दिया है और एकदम ईजी कर दिया। सिर्फ नाम क्या है, सक्रियता श्रेणी। पूछेगा भी क्वेश्चन तो यही पूछेगा सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज किसे कहते हैं। तो डिफिनीशन पे हम डायरेक्ट आते हैं। धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम को हिंदी में क्या बोलते हो, अवरोही क्रम, डिसेंडिंग आर्डर, इंग्लिश क्लियर। धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम यानी अवरोही क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। बहुत कन्फ्यूजन आएगा अभी इसके आगे जब पढ़ोगे। ऑर्गेनिक मतलब ये चौथे चैप्टर में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे एक और श्रेणी की बात होगी। उस श्रेणी का नाम होता है सजातीय श्रेणी। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सक्रियता श्रेणी और सजातीय श्रेणी में, इसलिए बिल्कुल आपको ध्यान से पढ़ना है और ये समझना है। जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन आने वाला है
जानकारी तो होती है कि सब जानते हैं, लेकिन पूछता है सक्रियता श्रेणी, लिखते हैं सजातीय श्रेणी। पूछेगा सजातीय श्रेणी, लिखेंगे सक्रियता श्रेणी। तो बिल्कुल समझ लीजिएगा कि धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम यानी अवरोही क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो लगभग सभी धातुएं, सक्रियता श्रेणी में जितनी भी धातुएं होती हैं, लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ये धातु ऑक्साइड अम्लीय भी हो सकते हैं, क्षारीय भी हो सकते हैं। ये तो हम जानते हैं कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो एक तो कन्फर्म है कि क्षारीय होगा। लेकिन बहुत सी धातु हम जानते हैं जिसके ऑक्साइड अम्लीय भी होते हैं और क्षारीय भी होते हैं। जैसे उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, एल्युमिनियम का पढ़े हो, जिंक का पढ़े हो, जिंक के ऑक्साइड उभयधर्मी, एल्युमिनियम का ऑक्साइड उभयधर्मी, तो उभयधर्मी ऑक्साइड भी होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, अम्लीय या क्षारीय बनाती हैं। ठीक है। श्रेणी में नीचे पाई जाने वाली धातुएं जैसे सोना, चांदी ऑक्सीजन से सबसे कम क्रिया करती हैं। तो सक्रियता श्रेणी इसी बेस पे बनी हुई है कि धातुओं को उनको घटते हुए क्रम में रखा गया है, सक्रियता के घटते क्रम में। इसका मतलब अगर सीरीज हम बनाएं, ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम बनाएं, तो सबसे सक्रिय धातुएं ऊपर होंगी और सबसे कम सक्रिय धातुएं नीचे होंगी। तो आगे हमारा आने जा रहा है सक्रियता श्रेणी। तो ये टेबल जो है आपको बहुत ज़्यादा नहीं है, पहले बहुत ही लंबा था लेकिन अब बहुत ही ईजी कर दिया है। तो बिल्कुल रट लेना है, याद कर लेना है धातुओं की सक्रियता का क्रम। तो सबसे अधिक धातु है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। आपको याद होगा, अगर थोड़ा सा अगर इसके पहले वाले मतलब कि वीडियो में, इसके पहले ही वाले वीडियो में अगर हम ध्यान देंगे तो सबसे पहले हम पोटेशियम का रिएक्शन वाटर के साथ कराए थे, उसके बाद सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ कराए थे, उसके बाद कैल्शियम का रिएक्शन वाटर के साथ कराए थे। और तीनों का रिएक्शन हमारा हुआ था मतलब कि कोल्ड वाटर के साथ, शीतल जल के साथ। ये रिएक्शन तीनों कर रहे थे। इन दोनों केस में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी, इसमें ऊष्मा ज़्यादा नहीं उत्पन्न हो रही थी, मतलब इसमें आग नहीं लगती। फिर उसके बाद हम मैग्नीशियम पर पहुँचे थे, तो मैग्नीशियम ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करके गर्म पानी से अभिक्रिया कर रहा था। फिर एल्युमिनियम पर पहुँचे थे, तो एल्युमिनियम भाप से अभिक्रिया कर रहा था। जिंक भी भाप से अभिक्रिया करता था और आयरन भी भाप से अभिक्रिया कर रहा था। इसका मतलब अगर हम सीरियल नंबर से भी पढ़े होंगे रिएक्शन, तो हमको याद होगा कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड की भी एकदम याद कर लेना। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। यहाँ तक बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन अधातु है, धातु नहीं है। ठीक है। तो हाइड्रोजन के ऊपर कितनी धातुएं हैं एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो रिएक्शन लिखना आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा। और हाइड्रोजन के नीचे कौन है? कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। और एक और धातु होता है प्लेटिनम। यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, आपके सिलेबस में बस इतना ही है, जितना है उतना ही हम बता रहे हैं। अभी सेकेंड ईयर में जाओगे बहुत बड़ा टेबल आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे बस जितनी ज़रूरत है उतना पढ़ो और इतने से आपके सारे रिएक्शन सॉल्व हो जाएंगे। तो याद कर लीजिएगा, पोटेशियम संकेत के, सोडियम संकेत Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, जिंक Zn, जिंक का एक और नाम होता है जस्ता। आयरन का एक और नाम होता है लोहा, नाम सुने होंगे। लेड का एक और नाम होता है सीसा भी बोलते हैं इसको। बिल्कुल यार कंफ्यूज मत होना कि सीसा कहाँ है, सीसा भी धातु है, ऐसे ही होता है। कॉपर को तांबा कहते हैं, मरकरी को पारद या पारा भी कहते हैं, सिल्वर को चांदी कहते हैं, गोल्ड को सोना। क्लियर। ये सीरीज है, हम चाहेंगे कि आप अच्छे से एक बार 2 बार लिख के याद कर लीजिएगा। ये देखिए तीर बना हुआ ऊपर से नीचे की ओर। ऊपर क्या है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएँ, नीचे सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएँ। और ये जो क्रम है ना, ऊपर से नीचे जो हम आ रहे हैं, तो अभिक्रियाशीलता का कौन क्रम है? घटता क्रम। धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी। तो ये डिफिनीशन जब भी पूछेगा, डिफिनीशन पूछेगा तो आपको ये आर्डर दिखाना ही पड़ेगा। यानी कि डिफिनीशन पूछा कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, तो धातुओं को उनके घटते क्या बोलते हैं? सक्रियता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इतना लिख के चले आओ, कुछ नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए कि डिफिनीशन लिखने के बाद ये टेबल बनाना पड़ेगा, चाहे टॉप टू बॉटम बनाओ,
या ग्रेटर देन करके एक ही लाइन में लिख लो। क्लियर। अब सक्रियता श्रेणी का उपयोग क्या है। जो पहला उपयोग है, पूछता है, 2 उपयोग पूछेगा आपसे एग्जाम में, तो दोनों को 2 लिखना होगा, 2 लिख दीजिएगा अगर पूछेगा तो। वैसे बहुत रेयर केस में पूछता है। सक्रियता श्रेणी से धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। सक्रियता श्रेणी से धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है ना। याद होगा तो आप बता देंगे कि कौन सी धातु जो ऊपर होगी अधिक क्रियाशील होगी, जो नीचे होगी कम क्रियाशील होगी। अब सपोज दैट हमको 2 धातु दे दिए, एक कॉपर और एक Hg, पूछे कौन अधिक अभिक्रियाशील है। आपके माइंड में तुरंत टेबल आ जाना चाहिए। जब टेबल आएगा तो हम देखेंगे कॉपर Hg से ऊपर है, इसलिए कॉपर अधिक क्रियाशील है Hg से। क्लियर। इस टेबल से ये पता चलेगा। दूसरा, किसी अधिक सक्रिय धातु से दूसरा है, किसी अधिक सक्रिय धातु को किसी कम सक्रिय धातु के लवण के विलयन में डाल देने से कम सक्रिय धातु मुक्त हो जाती है। वही वाला जो इसके पहले जो अभी ये रिएक्शन एक धातु की धातु लवण से अभिक्रिया लिखे हो, वही वाला ये अनुप्रयोग है। इसमें क्या है, किसी अधिक सक्रिय धातु को किसी कम सक्रिय धातु के लवण के विलयन में डाल देने से कम सक्रिय धातु मुक्त हो जाती है। अर्थात मतलब क्या है इसका, अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु के लवण के विलयन से कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देती है। फिर वही एग्जाम्पल है हमारा है Fe + CuSO4। Fe अधिक सक्रिय है, कॉपर कम सक्रिय है। कॉपर सल्फेट का ये विलयन है, तो इसमें से Fe से रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर को विस्थापित करेगा। इसकी जगह FeSO4 + Cu। अगर हम याद करें तो ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, आप देखे होंगे। अतः Fe कॉपर से अधिक सक्रिय है। अगला किस काम में यूज करते हैं सक्रियता श्रेणी को। सक्रियता श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। हमको ये पता चलता है कि कौन सी धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं। तो इसके लिए समझ लीजिए, ध्यान से एकदम समझ, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है और ये लाइन ही आंसर है। ये नहीं कि ये सोचिए कि आप ये अनुप्रयोग याद ना हो और क्वेश्चन का आंसर दे दें, तो ऐसा नहीं होगा। आगे भी हम 2-3 क्वेश्चन लिखे हैं मतलब, और उसका आंसर भी लिखे हैं, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। सक्रियता श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है वह अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। क्या पता चला कि जितनी भी धातुएं सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हैं अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगी। इसलिए टेबल जब याद रहेगा तभी तो बता पाएंगे, नहीं याद होगा तो उल्टा सीधा लिख के आ जाएंगे। टेबल याद होगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड हाइड्रोजन से ऊपर। कॉपर Hg, Ag, Au हाइड्रोजन से नीचे। क्लियर। जैसे मान लो ये रिएक्शन है Al + HCl, ये अम्ल है, ये धातु है। अब तुरंत हमारे माइंड में आना चाहिए कि Al HCl से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, क्योंकि एल्युमिनियम का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये रिएक्शन होगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा, और ये सब रिएक्शन को हम बैलेंस करके लिख लेंगे। रिएक्शन आप लोग एक बार लिख चुके हैं। इसके पर Zn+2 HCl, ZnCl2 + H2। क्यों हुआ ऐसा, इसलिए कि Zn HCl से ऊपर है। अगर हम लिख दें Cu + HCl, होगा रिएक्शन कॉपर HCl से, क्या है, कॉपर HCl से नीचे है, हाइड्रोजन से नीचे है। हाइड्रोजन से नीचे है तो रिएक्शन नहीं होगा, उसका लिख दीजिए नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्लियर। अब यहाँ से सिर्फ हम क्वेश्चन की बात करते हैं, बस हो गया। विद्युत रासायनिक श्रेणी एक ही टॉपिक हमको यहाँ पे पढ़ाना था, और इसी पे जितने क्वेश्चन बनते हैं, जितने टाइप के, हम सब सॉल्व करा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी हुई लोहे की कीलों पर तांबा जम जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। आंसर क्या लिखेंगे, सक्रियता श्रेणी में लोहा कॉपर से ऊपर स्थित है। अगर सक्रियता श्रेणी याद होगी तब तो हम टेबल क्या बोलते हैं, क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। अगर नहीं याद होगा तो फिर कुछ होने वाला नहीं। इसलिए सक्रियता श्रेणी बिल्कुल रट लीजिएगा। सक्रियता श्रेणी में लोहा कॉपर से ऊपर स्थित है, अतः लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कुछ नहीं। फिर वही चीज़, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। कहीं है ना कि वही सेम लैंग्वेज उठा के लिखना है आंसर में। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है, अतः लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर
कापर लोहे की कीलों पर जमा हो जाता है। क्यों जमा हो जाता है? इसलिए कि लोहे कापर सल्फेट से कापर को क्या करेगा, विस्थापित होगा। Fe प्लस CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu। इतना लिखने के बाद ये रिएक्शन दिखाना होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सेम लैंग्वेज है। वही चीज़ बस याद रखिएगा, सीधा सीधा लिखेंगे कि जो सक्रिय होगा, मान लो कि आयरन का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या बोलते हैं, आयरन का स्थान सक्रियता श्रेणी में कापर से ऊपर है, इसलिए आयरन कापर से अधिक क्रियाशील धातु है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के लवण से धातु को विस्थापित कर देती है। अतः लोहे की कीलों को कापर सल्फेट के विलयन में डालने पर कापर लोहे की कीलों पर जमा हो जाता है। Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करके आंसर देना है इसका। तांबा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तांबा मतलब कापर, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 विलयन से सिल्वर विस्थापित करता है, किंतु सिल्वर जिंक को जिंक नाइट्रेट से विस्थापित नहीं करता है। क्यों? आंसर लिखना है आपको उसी के बेस पर जो ऊपर लिखवाए हैं। अगला क्वेश्चन है, कापर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डालने पर कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। या तो ये क्वेश्चन देखो, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या होता है जब आयरन को कापर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, लोहे की कील को कापर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, क्या होता है जब, आपको क्या होता है जब, तो रिएक्शन कारण बताइए तो ऊपर वाला। ठीक है, कापर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डालने पर कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है। क्यों? क्वेश्चन से गुड से आंसर सेम वही कि सक्रियता श्रेणी में कापर का स्थान सिल्वर से ऊपर है, इसलिए कापर सिल्वर से अधिक क्रियाशील धातु है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है। अतः Cu को AgNO3 विलयन में डालने पर यह का मतलब कापर धातु AgNO3 के विलयन से Ag को विस्थापित कर देगी या कर देती है। रिएक्शन Cu प्लस 2 AgNO3 CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2 Ag। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती बहुत होती है, एकदम रट लीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है, क्या होता है जब सिल्वर नाइट्रेट विलयन में कापर की छड़ डालते हैं, या क्या होता है जब कापर सिल्वर नाइट्रेट विलयन से अभिक्रिया करता है, या क्या होता है जब कापर को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबोया जाता है। तो Cu प्लस 2 AgNO3 CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2 Ag, ये कापर नाइट्रेट है और ये AgNO3। कापर Cu प्लस 2 आयन का कलर नीला होता है, इसलिए हम नीचे लिख देंगे कापर नाइट्रेट बनने के कारण विलयन का रंग नीला हो जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, और एक बार दो बार तीन बार वीडियो को देख करके समझ करके और ध्यान से सुन के याद कर लीजिएगा। ये सोचें कि स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो पूरा ना देखें और क्वेश्चन का आंसर लिखें तो कितना रटेंगे, रटने से कुछ होने वाला नहीं है। और एक बार ध्यान से सुन लेंगे ना वीडियो को देख करके, तो पूरी उम्मीद है कि अच्छे से तैयार हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं, अपने पास से सॉल्व करिएगा इसको, थोड़ा सा हिंट भी देंगे अभी। ठीक है, निम्नलिखित अभिक्रिया संभव है या नहीं, कारण से समझाइए। Cu प्लस H2SO4 CuSO4 प्लस H2। आपके माइंड में आना चाहिए कि H2SO4 क्या है, अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, क्या है, अम्ल है। हम क्या पढ़े हैं कि जिन धातुओं का स्थान सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, वह धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। यही ना पढ़े हो? तो कापर कहाँ है, ऊपर है कि नीचे? कापर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है, तो लिख देंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में कापर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है, अर्थात कापर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातु है, इसलिए कापर H2SO4 विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा, अर्थात यह अभिक्रिया असंभव है। हमने आंसर ही बोल दिया। एक दो बार सुन के आप इसी को अगर कॉपी करके लिख के आंसर दे देंगे तब भी आराम से आपका काम चल जाएगा। अब आते हैं आपके NCERT के इंटरनल क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चंस हैं, कुछ आंसर हैं, आप आंसर दीजिएगा उसका। तो सबसे पहला है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। एक क्वेश्चन इस टाइप का दिए भी थे, यहाँ भी लिख लीजिएगा आंसर इसका। और हम चाहेंगे कि एकदम फेयर की कॉपी पर लिखिएगा, पर्ची मत बनाइएगा। एक पेज ले रहे हो, आंसर लिख के सेंड कर दे रहे हो। ये क्वेश्चन है, ये
ये फेयर की कॉपी में होना चाहिए, और फेयर की कॉपी में क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे आंसर, आंसर के बाद से फ़ोटो, फ़ोटो के बाद फिर आना चाहिए, बता दे रहे हैं एकदम ध्यान से फेयर पे लिख करके। क्लियर? गलत तो होगा ही नहीं। पूरी उम्मीद है कि वीडियो ध्यान से देखेंगे तो हर क्वेश्चन का आराम से सॉल्व, हर क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल ईजी तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। अगला, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, पहले वाले में लिख लेंगे। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण, भाप के साथ आयरन लिखवाए हैं पिछले वीडियो में आयरन का रिएक्शन भाप के साथ होगा तो क्या बनेगा, बताए भी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो याद कर लीजिएगा। जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम, कैल्शियम का अभिक्रिया जल के साथ, पोटेशियम की अभिक्रिया जल के साथ, ये भी पिछले वीडियो में, इसका भी आंसर अच्छे से लिख के दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो जानते हैं कोई भी अभिक्रियाशील धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आयरन के साथ तनु H2SO4 की अभिक्रिया लिखे, Fe+H2SO4 रिएक्शन लिख के कंप्लीट करके दिखाना है। रिएक्शन कई बार लिख चुके हैं, पूरा कर लेंगे इसको। अगला है 5वां। देखिए हम तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमने नीचे सबसे लास्ट में लिखा है, उसका आंसर हमको देना था समझा के आपको, इसलिए उसको लास्ट में लिखे हैं। 5वां है, जिंक को आयरन सेकेंड सल्फेट मतलब फेरस सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। Zn+FeSO4 रिएक्शन लिखना है। रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, सक्रिय है नहीं है, क्या होगा, आंसर लिखिएगा आप। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ABCMD 4 धातुओं के नमूने लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया। ये आपका टेबल दिया हुआ है, एक में धातु है ABCD और सॉल्यूशन है आयरन का सेकंड सल्फेट, कॉपर का सेकंड सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, ये 4 सॉल्यूशन आपको दिए गए हैं। तो इसके बेस पर क्वेश्चन क्या है नीचे, इससे नहीं, हमको टेबल से ही डायरेक्ट हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे पहले, उसके बाद हम सारे आंसर मिलेंगे नीचे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला ए है, और ए क्या है, FeSO4 से कोई अभिक्रिया नहीं करता। ये जो है FeSO4 से अभिक्रिया नहीं करता है, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज लेस रिएक्टिव, इसका मतलब हम समझा रहे हैं आपको। पहला है कि ए कोई अभिक्रिया नहीं करता है, किससे, FeSO4 से। ए FeSO4 से क्या होगा, Fe से क्या होगा, कम क्रियाशील होगा, इसलिए कि अगर अधिक क्रियाशील होता तो विस्थापित कर देता। आगे कह रहा है कि CuSO4 से विस्थापन, CuSO4 को विस्थापित कर देता है, CuSO4 से Cu को विस्थापित कर देता है। अगर हम बात करें तो हो जाएगा ए इज मोर रिएक्टिव दैन Cu। क्लियर, ए Cu से अधिक क्रियाशील होगा। ZnSO4 के बारे में कोई जानकारी नहीं, AgNO3 के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दिया हुआ। अब बी पे आते हैं। अब बी क्या कर रहा है, बी जो है, बी विस्थापित कर देता है FeSO4 से Fe को विस्थापित कर देता है। कहने का मतलब ये हो गया, ये ए के बारे में इंफॉर्मेशन। बी क्या होगा, बी इज मोर रिएक्टिव दैन Fe। तो होगा कि नहीं होगा, एकदम ध्यान से समझिएगा हम क्या बता रहे हैं। फिर CuSO4 कोई जानकारी नहीं दिया है। ZnSO4 से कोई अभिक्रिया नहीं, ZnSO4 से कोई अभिक्रिया नहीं हो रही। इसका मतलब ये हो गया कि बी जो है वह Zn से कम क्रियाशील है। क्लियर, तो आगे आ रहे हैं सी है, FeSO4 से कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा है, CuSO4 से भी कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो सी है वह लेस रिएक्टिव है Fe से भी, और लेस रिएक्टिव है Cu से भी। Fe से भी लेस रिएक्टिव मतलब कम क्रियाशील, और Cu से भी कम क्रियाशील, और Zn से भी नहीं हो रहा है, इसलिए Zn से भी क्या है, C, ये क्या है, कम क्रियाशील है। क्लियर, फिर आगे है विस्थापन कर देता है AgNO3 से Ag को। इसका मतलब जो है C इज मोर रिएक्टिव दैन Ag। हो गया क्लियर। और D जो है किसी से अभिक्रिया नहीं कर रहा है, तो D सबसे होगा ना, D जो है सबसे कम क्रियाशील होगा, इसलिए कि ना ही Fe से कर रहा है, ना फेरस सल्फेट से कर रहा है, ना ही कॉपर सल्फेट से कर रहा है, ना ही Zn से कर रहा है, ना ही AgNO3 से कर रहा है। अगर हम सबकी तुलना करें तो A इज
लेस रिएक्टिव दैन Fe। ए Fe से कम क्रियाशील है, ए Cu से अधिक क्रियाशील है। Fe से कम है, Cu से ज़्यादा है। बी जो है Fe से भी क्रियाशील है और बी Zn से कम क्रियाशील है, और सी Fe से कम क्रियाशील, सी कॉपर से भी कम क्रियाशील। अगर ए बी और सी की हम तुलना करें, ए बी और सी की, तो सबसे अधिक क्रियाशील के कौन होगा? मान लो ये ए है, Fe से कम क्रियाशील है, ए Fe से कम क्रियाशील है और बी Fe से अधिक अभिक्रियाशील है। तो इन दोनों की तुलना करेंगे तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील ए और बी में कौन होगा? तो बी इज मोर रिएक्टिव दैन ए। इतना तो क्लियर हुआ। अब उसके बाद हम सी पर पहुंचते हैं। तो सी जो है ये Fe से कम क्रियाशील है और सी Cu से भी कम क्रियाशील है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा है कि ए जो है Cu से अधिक अभिक्रियाशील है। अगर ए और सी की तुलना करें तो दोनों में कौन अधिक अभिक्रियाशील होगा? ए इज मोर रिएक्टिव दैन सी। यहाँ पे लिख सकते हैं सी। और फिर उसके बाद सबसे कम कौन है? डी। किसी से अभिक्रिया ही नहीं कर रहा है तो डी में तो कुछ करना ही नहीं है। सबसे कम क्रियाशील कौन हो गया? डी। अगर रिएक्टिविटी आर्डर पूछेगा तो हमारा क्या आएगा? बी इज ग्रेटर देन ए, सी डी। क्लियर? क्वेश्चन, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? यहीं से उठा लो। सबसे अधिक कौन है? बी। आंसर हो गया। धातु बी को कॉपर सल्फेट में डाला जाए तो क्या होगा? तो बी से विस्थापन हो रहा है ना, बी विस्थापित कर रहा है कॉपर सल्फेट में। कॉपर सल्फेट को विस्थापित करेगा कि नहीं करेगा? कर देगा। क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो जाता है। कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो जाएगा। और ABCD क्रियाशीलता की बात करें तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील बी, उसके बाद ए, उसके बाद सी, उसके बाद डी। उम्मीद करते हैं आगे होगा समझ में। एक दो बार ध्यान से पढ़िएगा। NCERT के ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। इसके पहले जो हम क्वेश्चन दिए थे, इसके पहले जो मतलब प्रश्न से पहले क्वेश्चन थे, वो पहले आपके क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते थे उस टाइप के। लेकिन NCERT का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही मतलब कि क्या बोलते हैं, रीजनिंग टाइप का तार्किक प्रश्न होता है, माइंड लगता है वहाँ पे। तो ध्यान लगाएंगे, फिर ध्यान लगा करके एक दो बार पढ़ करके समझ के आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि समझ में आ जाए, और नहीं आएगा तो पूछ सकते हैं, वरना स्कूल खुलेगा तो जानकारी तो मिल ही जाएगी सब कुछ। और कितनी तैयारी है, क्या किए हैं, ये सब कुछ पता ही चलेगा आने के बाद। और नोट्स तो हम चाहेंगे कि पूरा का पूरा आप लोग कंप्लीट रखिए। थैंक यू।